अमेरिका का शिकागो शहर बम के धमाकों और गोलियों की शोर से गूंज रहा था। शहर में एक भयंकर जंग छिड़ी थी और लोग बस किसी भी तरह शहर छोड़कर भागना चाहते थे। इसी अफरा तफरी और डर के माहौल में डिटेक्टिव ड्रमंड अपने परिवार के साथ शहर से निकलने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। उसकी कार फुल स्पीड में थी, लेकिन शहर के चप्पे चप्पे पर मिलिट्री सोल्जर्स तैनात थे और हर एग्जिट पर बैरिकेड्स लगे हुए थे। बाहर जाने का कोई भी रास्ता खुला नहीं था। हताशा में ड्रमंड एक बैरिकेड को तोड़कर सीधा एक टनल की तरफ बढ़ गया। टनल के अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही कार थोड़ा आगे जाकर रुकी, उन्हें एहसास हुआ कि सामने कुछ है। सामने टनल के दूसरे छोर पर कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं। वहां से क्लिक क्लिक की अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। उन आवाजों को सुनते ही ड्रमंड और उसकी पत्नी डर से थर-थर कांपने लगे, क्योंकि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एलियन प्राणी थे। इससे पहले कि ड्रमंड अपनी कार रिवर्स कर पाता, अचानक एक खूंखार एलियन भागता हुआ उनकी ओर आया और पलक झपकने से पहले ही ऐसा घातक हमला किया जिससे ड्रमंड और उनकी पत्नी किसी बम की तरह फट गए। कार की पिछली सीट पर बैठे उनके दो मासूम बेटे राफेल और गैब्रियल अपनी सांसें थामे फटी आंखों से यह खौफनाक मंजर देख रहे थे। तभी वो एलियन ठीक उनके करीब आ गया। उसने एक भयानक दहाड़ मारी जिससे उसके पूरे शरीर पर लाखों नुकीले कांटे उभर आए। बच्चों की धड़कनें जैसे रुक सी गई थीं, मगर खुशकिस्मती से उस एलियन को उनकी भनक नहीं लगी और वो गाड़ी के ऊपर से होता हुआ आगे निकल गया। इससे साफ था कि वो एलियंस देख नहीं सकते थे। वो चमगादड़ों की तरह इको लोकेशन की मदद से सामने मौजूद चीजों का पता लगाते थे। दरअसल वो एलियन ही शहर में फैली इस दहशत की वजह थे। वो कहां से आए थे कोई नहीं जानता था। बस कुछ दिन पहले उन्होंने अचानक इंसानों पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गए। उनका केवल एक ही मकसद था, धरती पर कब्जा करना। एलियंस की ताकत के आगे इंसानों ने घुटने टेक दिए। मानव जाति को विलुप्त होने से बचाने का एक ही रास्ता रह गया था, गुलामी। इंसानों ने उनकी हुकूमत को स्वीकार कर लिया। उन एलियंस को लेजिस्लेटर्स कहा जाने लगा, क्योंकि दुनिया के सारे नियम कानून अब वही तय करते थे। इंसानी सरकारें बस उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां बनकर रह गई थीं। एलियंस ने न सिर्फ धरती के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, बल्कि इंसानों से मजदूरी भी करवाई। उन्होंने दुनिया के सारे बड़े शहरों में जमीन के नीचे अपने लिए विशालकाय हैबिटेट्स बनवाए, जिन्हें क्लोज्ड जोन्स कहा जाता था। इन हैबिटेट्स को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया था। वहां किसी का भी आना जाना सख्त मना था। सिर्फ गिने चुने हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही उन दीवारों के पीछे जा सकते थे, वो भी केवल एलियंस की इजाजत से। दुनिया एलियन तानाशाहों के बोझ तले दब कर रह गई थी। अमीरी और गरीबी का फर्क और ज्यादा गहरा हो गया था। अमीर अब भी पुरानी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि सारा अत्याचार गरीब और मिडिल क्लास के लोगों पर हो रहा था। एलियंस कई बार गरीब लोगों को पकड़कर अपने प्लेनेट पर मजदूरी करने के लिए भी ले जाते थे। उनके खिलाफ जाना सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। सरकार तो आंख मूंद कर एलियंस के आदेश मान रही थी, लेकिन कुछ बेखौफ बागियों के एक ग्रुप ने क्लोज्ड जोन्स में बॉम्ब ब्लास्ट करके एलियंस को खुली चुनौती दे डाली थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उन सारे बागियों का एनकाउंटर कर दिया, मगर उन विद्रोहियों ने बगावत की जो चिंगारी भड़काई थी, वो शहर के किसी अंधेरे कोने में धीमे धीमे आग का रूप ले रही थी। वक्त गुजरा और देखते ही देखते 9 साल बीत गए। इन सालों में दुनिया का नक्शा तो पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन धरती पर गुलामी का वो खौफनाक मंजर आज भी वैसा ही था। सरकार और पुलिस आज भी आंख मूंद कर एलियंस के हर आदेश का पालन कर रही थी। इसी पुलिस फोर्स का एक हिस्सा था कमांडर विलियम मुलिगन, जो इन दिनों शिकागो पुलिस के हेडक्वार्टर्स में एक बेहद सेंसिटिव केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसकी नजर फिनिक्स नाम के एक रेजिस्टेंस ग्रुप पर थी। ये वही बागी गुट था जिसने कुछ साल पहले एलियंस के खिलाफ बगावत की थी और उनके क्लोज्ड जोन्स में धमाके किए थे। वैसे तो सरकार का मानना था कि फिनिक्स के सारे मेंबर्स एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं,
और वो ग्रुप खत्म हो चुका है। लेकिन विलियम को पक्का यकीन था कि फिनिक्स अभी भी एक्टिव है। उसका यह शक तब और गहरा हो गया जब उसने अखबार में क्लासिफाइड एड देखा। उस एड में एक खास सिंबल बना हुआ था जो फिनिक्स संगठन के निशान से बिल्कुल मेल खाता था। विलियम को पक्का यकीन हो गया कि ये लोग अखबार के जरिए सीक्रेट मैसेजेस भेज रहे हैं और शायद किसी बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। एलियंस की हुकूमत में प्राइवेसी नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने धरती के सारे लोगों के गले में एक छोटा सा बग यानी कीड़ा इम्प्लांट कर दिया था जो एक आइडेंटिटी चिप की तरह काम करता था। इसकी मदद से पुलिस अब हर नागरिक पर 24 घंटे नजर रख सकती थी। इसी हाईटेक सर्वेलांस सिस्टम का इस्तेमाल करके विलियम इन दिनों गैब्रियल नाम के एक लड़के को बारीकी से मॉनिटर कर रहा था। दरअसल गैब्रियल वही लड़का था जिसके माँ बाप 9 साल पहले उस टनल में एलियंस का शिकार बन गए थे। उसका बड़ा भाई राफेल, जो कि कभी फिनिक्स ग्रुप का लीडर हुआ करता था, वो मारा जा चुका था, लेकिन दुनिया की नजर में उसे एक हीरो का दर्जा मिला था। विलियम को शक था कि अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए अब गैब्रियल भी विद्रोहियों के साथ मिल गया है, इसलिए वो उसके हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखे हुए था। गैब्रियल पिल्सन नाम के गरीब और बदनाम इलाके में पला बढ़ा था। इस जगह को अपराधियों की बस्ती कहा जाता था, मगर जुर्म की यह दुनिया गैब्रियल के लिए नहीं बनी थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो इस घुटन भरे शहर को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखता था। अपने इस आजादी के सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक करके पैसे जोड़ रहा था ताकि किसी भी तरह वो दोनों यहां से बहुत दूर भाग सकें। रोज की तरह गैब्रियल अपने काम पर जाने के लिए निकला। वो शहर की एक डेटा रिकवरी फैसिलिटी में काम करता था। वहां उसका काम था पुराने हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से डेटा निकालना और उन्हें नष्ट कर देना। दरअसल एलियंस ने धरती से कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले ही खत्म कर दिया था ताकि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी ना हो। और अब वे चाहते थे कि धरती के पिछले इतिहास और कल्चर को भी मिटा दिया जाए। वो पुराने डिजिटल रिकॉर्ड्स को नष्ट करवा रहे थे ताकि आने वाली इंसानी पीढ़ियों को यह पता ही ना चल सके कि इंसान कभी आजाद भी था या पुरानी दुनिया कैसी थी। इस तरह जानकारी और इतिहास को मिटाकर वो इंसानों पर पूरा कंट्रोल पाना चाहते थे। हालांकि गैब्रियल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एलियंस का एजेंडा क्या है। उसे इस वक्त सिर्फ पैसों से मतलब था। लंच टाइम के दौरान वो कैंटीन में चुपचाप अपना खाना खा रहा था। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आकर बैठी। बातों ही बातों में उसने बड़ी चालाकी से गैब्रियल को टेबल के नीचे से एक सिगरेट थमा दी। वो कोई मामूली सिगरेट नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छिपी हुई थी। गैब्रियल को बस वो सिगरेट एक खुफिया जगह पहुंचानी थी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो अक्सर ऐसे छोटे मोटे काम कर लिया करता था। शिफ्ट खत्म होने के बाद गैब्रियल उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ा। वो तेजी से सड़क पर जा रहा था कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उसके ठीक बगल में रुकी। शीशा नीचे हुआ तो अंदर विलियम बैठा था। उसे देखते ही गैब्रियल के पसीने छूट गए। विलियम ने उसे चुपचाप गाड़ी में बैठने का इशारा किया। डरते डरते गैब्रियल गाड़ी में बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि आज उसका खेल खत्म है और अब सीधा जेल जाना तय है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विलियम ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई, बल्कि खाने के कुछ पैकेट्स थमा दिए। वो उसे गिरफ्तार करने नहीं बल्कि समझाने आया था। विलियम ने उसे नसीहत दी कि वो अपने बड़े भाई राफेल के नक्शे कदम पर ना चले, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। लेकिन गैब्रियल को ये बातें बिल्कुल रास नहीं आई। उसने चिढ़कर विलियम से पूछ ही लिया कि वो किस हक से उसे ये सलाह दे रहा है। इस पर विलियम ने खुलासा किया कि एलियंस के आने से पहले वो गैब्रियल के पिता का पार्टनर हुआ करता था, इसलिए उसे गैब्रियल की फिक्र है और वो नहीं चाहता कि गैब्रियल का हाल भी उसके भाई जैसा हो। लेकिन गैब्रियल पर इन जज्बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अकड़ते हुए विलियम से साफ कह दिया कि वो अपने काम से काम रखे और उसकी जिंदगी में दखल ना दे। इतना कहकर वो गुस्से में गाड़ी से उतरा और अपने रास्ते चला गया। विलियम वहां से निकलकर अब एक वेश्यालय में आया। वो जिंदगी में बहुत अकेला था। अकेलापन दूर करने के लिए वो यहाँ प्रिसिला नाम की औरत के पास अक्सर आया करता था। उस दिन भी वो प्रिसिला से मिला। प्रिसिला ने उससे बात करके उसका मन हल्का किया और उसे बाहों में भरने उसके करीब आने लगी।
लेकिन विलियम दूर हट गया और वहां से जाने लगा। इस पर प्रिस्सिला ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे एक तोहफा थमा दिया। इससे साफ था कि विलियम और प्रिस्सिला एक दूसरे के प्यार में थे। इसी दौरान दूसरी ओर गैब्रियल उस शख्स के पास पहुंचा जिसे वो सिगरेट डिलीवर करना था। गैब्रियल ने अपना काम कर दिया था। वो पैसे लेकर चुपचाप वहां से निकल जाना चाहता था, मगर उस आदमी ने बंदूक की नोक पर जबरदस्ती उसे एक वैन में डाल दिया। उसने गैब्रियल को जबरदस्ती एक कॉलर पहना दिया और उसे कहीं ले जाने लगा। दरअसल उसके गले में लगा वो कॉलर एक सिग्नल ब्लॉकर था, जिसने उस बग यानी एलियन के आइडेंटिटी चिप के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया था। अब पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर सकती थी। वो आदमी गैब्रियल को एक सुनसान इलाके में ले आया, जहां टूटी फूटी इमारतों के सिवा कुछ नहीं था। गैब्रियल के सब्र का बांध टूट गया। उसने पूछा, ये कौन सी जगह है? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? उस आदमी ने एक इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? जाओ वहां ले लो पैसे। गैब्रियल डरा सहमा उस इमारत के अंदर आया, लेकिन वहां उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां उसका बड़ा भाई राफेल था। जिस आदमी को दुनिया मरा हुआ मान रही थी, वो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। गैब्रियल अपने भाई के सीने से लग गया। उसने राफेल से सीधे सवाल किया कि वो इतने सालों तक कहां गायब था। इस पर राफेल ने बताया कि एलियंस के इलाके में धमाका करने के बाद वो अपनी टीम के साथ भाग रहा था। उसके बाकी साथी तो मारे गए, लेकिन किस्मत से वो बच निकला। एलियंस उसे ट्रेस न कर पाए, इसलिए उसने अपने गले में लगे बग को भी निकाल फेंका। उसकी अब कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसलिए सरकार को लगा कि वो मर चुका है। गैब्रियल भावुक हो गया। उसने कहा, भाई मेरे पास एक बोट है, हम झील के रास्ते यहां से हमेशा के लिए भाग सकते हैं, हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं भाई। लेकिन राफेल ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं गेब, भागना कोई रास्ता नहीं है। ये शांति, ये एकता सब झूठ है। वो एलियंस अभी बस हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे चलकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारे पास बस एक मौका है, हमें बस बगावत की एक चिंगारी जलानी है और दुनिया को दिखाना है कि एलियंस को खत्म किया जा सकता है। बस एक चिंगारी और दुनिया में एलियंस के खिलाफ एक बार फिर जंग शुरू होगी। ये बताकर राफेल ने गैब्रियल से वो सिगरेट ले ली। गैब्रियल ने हैरान होकर पूछा, आखिर क्या है इसमें? राफेल ने कहा, इसमें एक इंफॉर्मेशन है जो हमें नंबर 1 ने भेजा है। गैब्रियल ने पूछा, कौन है ये नंबर 1? मैंने तो कभी उसका नाम नहीं सुना। राफेल ने उसे समझाया कि नंबर 1 ही उनका लीडर है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने बताया कि उनका ग्रुप अलग अलग हिस्सों में काम करता है, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। ऐसा इसलिए ताकि पुलिस किसी एक को पकड़ भी ले तो भी वो बाकी ग्रुप तक कभी ना पहुंच सके। ये बताने के बाद राफेल ने गैब्रियल को एक नोटों की गड्डी थमाई और उसे जितना जल्दी हो सके शहर छोड़कर चले जाने को कहा। तभी दूर से खतरे की सीटी बजी। पुलिस करीब आ रही थी। राफेल ने फौरन गैब्रियल से कहा, गेब, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हम एक दिन फिर साथ में होंगे मेरे भाई, मैं वादा करता हूं, लेकिन तुम अभी यहां से जाओ। गैब्रियल भारी मन से वहां से लौट गया। उसके जाते ही राफेल ने उस सिगरेट को बीच से फाड़ दिया। उसने अंदर का तंबाकू फेंक दिया और कागज को सीधा किया। उस सिगरेट के कागज पर अंदर की तरफ एक कोड लिखा हुआ था। राफेल ने उस पर्ची को एक कबूतर के पैरों में बांधा और उसे हवा में उड़ा दिया। इसके बाद उसने अपने वहां होने के सारे सबूत जला दिए और खुद को तैयार करने लगा, क्योंकि आज ही वो दिन था जब उन्हें अपने प्लान को अंजाम देना था। उधर दूसरी ओर गैब्रियल जल्दी से अपने घर पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि विलियम वहां पास ही एक वैन में छुपा उसे मॉनिटर कर रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। गैब्रियल ने घर पहुंचकर अपना सामान बांधना शुरू किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड रूला को भी जल्दी से सामान बांधने को कहा, क्योंकि उन्हें अभी यहां से निकलना था। लेकिन रूला गैब्रियल की हड़बड़ी की वजह समझ नहीं पा रही थी। इस पर गैब्रियल ने उसे नोटों का बंडल दिखाया और बताया कि उसका भाई राफेल जिंदा है और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसने कहा, रूला, अगर मेरा भाई अपने प्लान में कामयाब हुआ तो एलियंस इस पिल्सन के सारे लोगों को खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि हम पिल्सन वाले ही विद्रोहियों को शरण देते हैं। मगर फिर भी रूला गैब्रियल को जाने से रोकने लगी। उसने कहा कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है
और अगर किसी ने उन्हें शहर से भागते हुए देख लिया तो वो मारे जाएंगे। रूला किसी भी कीमत पर गैब्रियल के साथ आने को तैयार नहीं थी। मजबूरन गैब्रियल रूला के बिना ही घर से निकल गया, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा विलियम ने उसे घेर लिया। राफेल जैसी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए विलियम अब उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। उसी पल गैब्रियल की नजर खिड़की पर पड़ी। वहां रूला बुत बनी खड़ी थी। वो उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसकी ये खामोशी देख गैब्रियल को समझते देर न लगी कि रूला भी विलियम के साथ मिली हुई है। गैब्रियल अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहां से भागा। विलियम ने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा दी। विलियम की नजरों से ओझल होने के लिए गैब्रियल एक वीरान पड़े सबवे के अंदर जा छुपा। वहां गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। यह जगह एलियंस के क्लोज्ड जोन के बेहद करीब थी। गैब्रियल ने जैसे ही अंधेरे में कुछ कदम बढ़ाए, अचानक सन्नाटे में वही क्लिक क्लिक की खौफनाक आवाज गूंजी। वो आवाज सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि एलियंस आसपास ही हैं। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो चारों ओर से एलियंस से घिर चुका है। तभी हवा में तैरते हुए ढेर सारे एलियन ड्रोन्स उसकी तरफ बढ़ने लगे। जान बचाने के लिए गैब्रियल जल्दी से पास ही में मौजूद एक कांच के केबिन में घुस गया। देखते ही देखते ढेर सारे एलियन ड्रोन्स उस केबिन के बाहरी हिस्से से चिपक गए। दरअसल ये ड्रोन उसकी गर्दन में लगे बग के सिग्नल को कैच कर रहे थे और इन्हीं की मदद से विलियम उसे लगातार ट्रेस कर रहा था। गैब्रियल ने बिना वक्त गवाए अपने बैग से वो कॉलर निकाला जो बग के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता था। उसने कांपते हाथों से वो कॉलर पहन लिया और सांसें थामकर ड्रोन्स के जाने का इंतजार करने लगा। उस कॉलर ने अपना काम कर दिया। सिग्नल ब्लॉक होते ही गैब्रियल ड्रोन्स की नजरों से जैसे ओझल हो गया। बाहर खड़ा विलियम भी अब गैब्रियल को ट्रेस नहीं कर सकता था। शिकार हाथ से निकल चुका था, इसलिए विलियम को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। उधर राफेल का भेजा वो कबूतर उड़ता हुआ शहर के दूसरे कोने में पैट्रिक के पास पहुंचा। दुनिया की नजरों में पैट्रिक एक मामूली इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो एक एक्स सोल्जर था जो कभी अपने देश के लिए लड़ता था, लेकिन अब पूरी इंसानियत को बचाने की जंग लड़ रहा था। अपने दुकान के नीचे बने एक सीक्रेट बेसमेंट से वो फेनिक्स ग्रुप को ऑपरेट करता था। उसने कबूतर के पैर से वो मैसेज निकाला और सीधे अपने टेक्नीशियन के पास ले गया। उस पर्ची पर एक सीक्रेट कोड लिखा था। उस कोड को एंटर करते ही टेक्नीशियन ने स्पेशल ब्रांच के सर्विलांस सिस्टम को हैक कर लिया। अब वे अपने टारगेट की लोकेशन और सिक्योरिटी पैटर्न को साफ देख सकते थे। दरअसल आज रात शहर के स्टेडियम में एक बड़ी यूनिटी रैली होने वाली थी। वहां शहर के सारे बड़े अधिकारी आने वाले थे और साथ ही एक बेहद खास मेहमान भी आने वाला था, एक एलियन हाई ऑफिशियल। विद्रोहियों का प्लान बेहद खतरनाक था। उनका टारगेट था शहर का डिप्टी मेयर। वो डिप्टी मेयर की बॉडी में ही एक बम प्लांट करने वाले थे ताकि उसके जरिए स्टेज पर मौजूद उस एलियन मेहमान के परखच्चे उड़ा सके। फेनिक्स ग्रुप का नेटवर्क काफी दूर तक फैला हुआ था। सरकारी विभागों से लेकर न्यूज पेपर एजेंसीज और यहां तक कि कई आम लोग भी जिनका हंसता खेलता परिवार था, वो सब एलियंस के खिलाफ इस गुप्त जंग में शामिल थे। पैट्रिक ने टीम को तैयार होने के लिए एक संकेत भेजा जो एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को मिलता गया। देखते ही देखते सारा ग्रुप अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गया। इस मिशन में राफेल का साथ देने के लिए 3 जाबाज लोग चुने गए थे, जिनमें एक कार मैकेनिक अनीता भी शामिल थी। ये लोग अब तक एक आम जिंदगी जी रहे थे, मगर आज सब कुछ छोड़कर अपने मकसद को पूरा करने निकल पड़े थे। वो एक अंडरग्राउंड क्लिनिक पर पहुंचे। यहां वो अपने गले में लगे उस एलियन बग को निकलवाने आए थे ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक थी। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो इंसान की जान जा सकती थी। तीनों के तीनों डर से कांप रहे थे। तभी एक लड़के ने पहल की। वो अपने डर पर काबू पाते हुए क्लिनिक के अंदर चला गया। कुछ ही पलों बाद अंदर से उसकी दर्दनाक चीख सुनाई थी और फिर सन्नाटा छा गया। बाहर बैठी अनीता और उसके साथी की जान हलक में आ गई। थोड़ी देर बाद सर्जन ने अगले को बुलाया। अनीता हिम्मत करके अंदर गई। उसने देखा कि वो पहला लड़का जमीन पर मरा पड़ा था। सर्जन ने अनीता को चेतावनी देते हुए कहा
कि इस सर्जरी के दौरान बिल्कुल शांत रहना होता है। अगर हार्ट बीट तय पैमाने से जरा भी ज्यादा हुई तो जान जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे उस लड़के के साथ हुआ। अनीता बुरी तरह डरी हुई थी, पर उसने गजब की हिम्मत दिखाई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। खुशकिस्मती से उसकी सर्जरी कामयाब रही। उसकी गर्दन से एलियन बग को बाहर निकाल लिया गया और उसे एक चूहे पर बांधकर छोड़ दिया गया, ताकि पुलिस के ट्रैकिंग सिस्टम को एक जिंदा सिग्नल मिलता रहे। उन्हें अनीता के गायब होने की भनक तक ना लगे। जहां एक तरफ अनीता अपनी पहचान मिटाकर पुलिस की नजरों से ओझल हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ राफेल हमले के लिए सबसे जरूरी चीज हासिल करने निकल पड़ा था। एक ऐसी नायाब चीज जिस पर यह सारा प्लान टिका था। वो अपने साथी एडी के साथ शहर के एक दूसरे कोने में मौजूद एक महिला के घर पहुंचा, जो एलियंस के आने से पहले एक बायोलॉजिस्ट हुआ करती थी। राफेल ने उसे ढेर सारा कीमती सामान दिया, जिसके बदले में उस लेडी ने उन्हें एक पारदर्शी जेल जैसा पदार्थ सौंपा। यह कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एलियंस का ही बनाया हुआ एक बायो वेपन था। वो इनविजिबल बॉम्ब उस लेडी को एक क्रैश हुए एलियन शिप में मिला था। इस बॉम्ब की सबसे खौफनाक खासियत यह थी कि यह असल में एक जिंदा जीव था, इसलिए कोई भी मेटल डिटेक्टर या स्कैनर इसे कभी पकड़ नहीं सकता था और इसे बड़ी आसानी से कहीं भी छुपाया जा सकता था। इसे एक्टिवेट करने का तरीका बड़ा ही अजीब था। बस उस पर डबल टैप करना था, यानी 2 बार थपथपाना था और ठीक 60 सेकंड्स के बाद वो फट जाता। इसका धमाका इतना भयंकर था कि कई मिसाइल्स भी इसके आगे फीकी पड़ जाएं। अब प्लान पूरी तरह से तैयार था और बारी थी उसे अंजाम तक पहुंचाने की। मिशन पर निकलने से ठीक पहले राफेल ने अपने हर एक साथी को एक एक पॉइजन पिल भी दी, ताकि अगर कोई दुश्मन के हाथ लग जाए तो अपना मुंह खोलने से पहले वो खुद को खत्म कर सके। इसी के साथ सिर पे कफन बांध वे उस स्टेडियम की तरफ निकल पड़े जहां हजारों की भीड़ जमा थी। मैदान के बीचों बीच पॉलिटिशियंस भाषण दे रहे थे और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वे एलियंस के आगे बस दुम हिलाना जानते हैं। वो जनता को एलियंस की खूबियां गिनवाते हुए बता रहे थे कि कैसे उनके आने से क्राइम रेट कम हुआ और लोगों को रोजगार मिला। वो जता रहे थे कि धरती पहले से ज्यादा आबाद हो गई है। इसके ठीक बाद एलियंस के स्वागत में खास नेशनल एंथम गाया जाने लगा। पूरा स्टेडियम उस गीत से गूंज उठा। सरकार दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए यह साबित करना चाहती थी कि एलियंस और इंसान के बीच कितनी गहरी एकता है, जबकि इस खोखली एकता की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ लोगों का खौफ था। इसी जश्न के बीच राफेल और उसके साथी चुपके से स्टेडियम में दाखिल हो गए। तभी आसमान चीरते हुए एक विशाल एलियन शिप स्टेडियम की तरफ आने लगी। राफेल और उसकी टीम पूरी तरह तैयार थी। डिप्टी मेयर जैसे ही उन एलियंस का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा, तभी प्लान के मुताबिक राफेल लड़खड़ाने का नाटक करते हुए उससे टकराया। इसी हड़बड़ी में उसने बड़ी चालाकी से वो इनविजिबल बॉम्ब डिप्टी मेयर की पीठ पर चिपका दिया और डबल टैप करके उसे एक्टिवेट कर दिया। बॉम्ब एक्टिवेट होते ही मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राफेल फौरन अपनी टीम के साथ भीड़ का फायदा उठाकर स्टेडियम से बाहर निकल आया। उधर डिप्टी मेयर जैसे ही एलियंस के बिल्कुल करीब पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका इतना भयंकर था कि डिप्टी मेयर के साथ साथ उन एलियंस के भी परखच्चे उड़ गए। धमाका तो कामयाब रहा, लेकिन अब असली चुनौती थी वहां से बचकर निकलना। इसी अफरा तफरी में राफेल का एक साथी एडी मौके पर ही मारा गया। अनीता और उसका साथी डेनियल कार में बैठकर भाग निकले और राफेल किसी तरह पुलिस से बचता हुआ एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आ गया। वो छुपने की जगह तलाश ही रहा था कि अचानक किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला तो देखा सामने एक एलियन मौत बनकर खड़ा था। राफेल जल्दी से वहां से भागा और एक कार के अंदर जा छुपा। एलियन देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आहट बहुत तेजी से भाप लेते थे। राफेल के भागने की आवाज सुनकर वो एलियन कार तक पहुंच गया और कांच तोड़कर कार के अंदर घुस गया। राफेल बस उसकी पकड़ में आने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर अनीता और डेनियल वहां पहुंच गए। डेनियल ने एक फायर एक्सटिंग्विशर से उन एलियन पर गैस स्प्रे कर दी। एलियन तिलमिला उठा। मौका देखते ही डेनियल ने आगे बढ़कर उसके मुंह से निकले उन नुकीले कांटों को खींचकर उखाड़ दिया।
कांटे उखड़ते ही उस एलियन का वो अजीब सा चेहरा जैसे ही लाइट के संपर्क में आया वो तड़पने लगा और छटपटाता हुआ वहीं मर गया। डेनियल और अनीता जल्दी से राफेल को लेकर वहां से निकल गए। उन्होंने इस खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनकी ये जीत तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उनका असली प्लान एलियंस के उस अवैध क्लोज्ड जोन को पूरी तरह तबाह करना था। जहां एक तरफ फिनिक्स ग्रुप अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ चुका था, वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल की जिंदगी दांव पर लगी थी। उसने झील के किनारे अपनी जो बोट छुपाकर रखी थी, विलियम ने उसे जलाकर राख कर दिया था, ताकि गैब्रियल किसी भी हालत में शहर से भाग न पाए। और अब वो हर तरफ उसकी तलाश कर रहा था। मौत सिर्फ अब गैब्रियल के सिर पर ही नहीं, बल्कि पूरे पिल्सन इलाके पर मंडरा रही थी। एलियंस को भनक लग चुकी थी कि पिल्सन के लोग ही फिनिक्स के बागियों को पनाह देते हैं। इसलिए धमाके से बौखलाए एलियंस ने हंटर कहे जाने वाले अपने सबसे खूंखार सिपाहियों को धरती पर उतार दिया था, जो अब पूरे पिल्सन इलाके को कब्रिस्तान बनाने वाले थे। जब विलियम को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कमिश्नर यूजीन इगून के पास पहुंचा। विलियम कभी नहीं चाहता था कि पिल्सन के बेकसूर लोग मारे जाएं, क्योंकि उसी इलाके में उसका प्यार प्रिसिला भी रहती थी। उसने यूजीन से मिन्नतें की वो किसी भी तरह एलियंस के इस हमले को रुकवा दे, मगर यूजीन ने बेरुखी से जवाब दिया कि पिल्सन के लोग तो पहले ही मर चुके हैं। फिर उसने विलियम को एलियंस का वो खौफनाक मकसद याद दिलाया जो दुनिया से छुपाया गया था। दरअसल इंसान और एलियन की एकता सिर्फ दिखावा थी। हकीकत में एलियंस धरती के सारे रिसोर्सेज चूस कर इसे पूरी तरह बेजान करने वाले थे, यानी आम इंसानों का बचना नामुमकिन था। सरकार तो एलियन के तलवे सिर्फ इसलिए चाट रही थी क्योंकि उन्होंने धरती खत्म होने से पहले सरकार को एक लाइफ बोट देने का वादा किया था। ये लाइफ बोट असल में एक बड़ा स्पेसशिप था, जिसमें सिर्फ दुनिया के अमीर लोग और बड़े अधिकारियों की जान बचाई जानी थी। बाकी पूरी दुनिया और गरीबों को इस मरती हुई धरती पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाने वाला था। उस लाइफ बोट की लिस्ट में कमिश्नर यूजीन और विलियम का नाम भी शामिल था। इसलिए यूजीन ने विलियम को सख्त हिदायत दी कि वो एलियंस के काम में कोई दखल ना दे, वरना उस लिस्ट से उसका नाम भी काट दिया जाएगा। ये कहकर यूजीन एलियंस की जी हजूरी करने के लिए उनके हैबिटेट में चला गया। विलियम ने अपने दिल को पत्थर कर लिया और अपना काम जारी रखते हुए सीधा पिल्सन पहुंचा और गैब्रियल को ढूंढने लगा। तभी गैब्रियल खुद एक बंदूक ताने वहां आ गया। विलियम ने उसकी बोट जलाकर उसके आजादी के सपने को भी राख कर दिया था, इसलिए अब गैब्रियल के अंदर मौत का कोई डर नहीं बचा था। वो चीख चीख कर पुलिस वालों को धमकाने लगा, मगर तभी विलियम ने फुर्ती दिखाई। उसने आगे बढ़कर गैब्रियल के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उस समय तक हंटर्स पूरे शहर में फैल चुके थे और शिकारी कुत्तों की तरह राफेल और उसके साथियों को ढूंढ रहे थे। आज वो पूरे फिनिक्स ग्रुप को जड़ से उखाड़ फेंकने के इरादे से उतरे थे। इसी दौरान राफेल, अनीता और डेनियल बस स्टॉप पर अलग अलग बस में सवार थे। वो दुआ कर रहे थे कि हंटर्स के आने से पहले उनकी बस शहर से दूर निकल जाए। आखिरकार बस चल पड़ी और उन्होंने चैन की सांस ली, मगर थोड़ी दूर जाते ही अचानक बस को रोक लिया गया। हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। तभी हंटर्स वहां आ धमके। एक हंटर सीधा उस बस में जा घुसा जिसमें डेनियल सवार था। डेनियल की सांसें तक कपकपा उठी। वो नजर झुकाकर चुपचाप बैठ गया, मगर कुछ समय पहले एलियन से लड़ते वक्त एलियन का कांटा उसके पेट में चुभ गया था। उसमें से अब भी खून रिस रहा था और उसी खून की महक ने डेनियल का भेद खोल दिया। हंटर ने पलक झपकते उसे धर दबोचा और घसीटते हुए बस से बाहर ला पटका। डेनियल अच्छे से जानता था कि हंटर्स की दी हुई मौत कसाईयों से भी बदतर होती है, इसलिए उनके उसे छूने से भी पहले डेनियल जल्दी अपनी घड़ी में छुपा पॉइजन पिल निगल गया और अगले ही सेकंड उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। ये सब देख पास के ही बस में बैठे राफेल और अनीता का दिल दहल उठा। इतने में ही एक हंटर उनकी बस की तलाशी लेने अंदर घुसा। उसे देख अनीता को अपनी मौत साफ नजर आने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी यानी वो एलियन बग निकाल फेंका था। बिना आइडेंटिटी के वो एक झटके में पकड़े जाते। इससे पहले कि हंटर उन्हें मारे, नताशा फौरन उठकर भागने लगी, लेकिन हंटर ने बिजली की रफ्तार से नताशा पर हमला कर दिया,
जिससे एक धमाके के साथ नताशा के चिथड़े उड़ गए। तभी मौका पाकर राफेल ने उस हंटर को धक्का दिया और बस से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। पकड़े जाने से पहले राफेल ने भी पॉइजन पिल खाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त विलियम वहां पहुंच गया और राफेल के हाथ में गोली मारकर उसे मरने से रोक दिया। दुर्भाग्य से राफेल जिंदा पकड़ा गया। कुछ समय बाद विलियम गैब्रियल को राफेल के पास लाया। पुलिस वालों ने राफेल को जंजीरों में लटका रखा था और उसे अमानवीय तरीके से टॉर्चर करते हुए उसे फिनिक्स संगठन के लीडर के बारे में पूछ रहे थे, मगर राफेल खुद अपने लीडर के बारे में नहीं जानता था। इसलिए लीडर तक पहुंचने के लिए विलियम ने गैब्रियल का सहारा लिया। अपने भाई का दर्द गैब्रियल से देखा नहीं जा रहा था। उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर विलियम ने गैब्रियल से सौदा किया कि अगर वो उनका साथ दे तो राफेल की जान बख्श दी जाएगी। गैब्रियल राजी हो गया। विलियम ने गैब्रियल को अखबार का वो पन्ना दिया जिसमें फिनिक्स संगठन का सिंबल छपा था। विलियम ने उसे लाल मार्क कर दिया। विलियम ने गैब्रियल को अखबार लेकर उसी आदमी के पास जाने को कहा जिसे शुरुआत में गैब्रियल सिगरेट वाली इंफॉर्मेशन देने गया था। गैब्रियल निकल पड़ा। इसी दौरान पुलिस उसके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। गैब्रियल जब उस आदमी के पास पहुंचा और उसे लाल मार्क किया हुआ वो अखबार दिखाया तो वो आदमी बिना कोई सवाल पूछे गैब्रियल को पैट्रिक के पास ले आया। गैब्रियल ने पैट्रिक को भी वो अखबार दिखाया और विलियम के बताए अनुसार उसने कहा कि वो एलियंस के क्लोज्ड जोन में घुसने का एक रास्ता जानता है, लेकिन ये रास्ता केवल नंबर 1 यानी फिनिक्स के लीडर को बताएगा। पैट्रिक उसके झांसे में आ गया। उसने फौरन न्यूज एजेंसी में काम करने वाले अपने एक आदमी को वहां बुलाया और गैब्रियल को उसके साथ अपने लीडर के पास भेज दिया। गैब्रियल ये भी जानने को बेताब था कि आखिर फिनिक्स का लीडर कौन है। तभी वो आदमी गैब्रियल को उसी के ही इलाके यानी पिल्सेन में ले आया। उनकी गाड़ी वैश्यालय में आकर रुकी। सामने एक लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने गैब्रियल से कहा, उसके साथ जाओ, वो तुम्हें नंबर 1 तक ले जाएगी। गैब्रियल उसके पीछे चल दिया। वो लड़की गैब्रियल को जिसके कमरे में लेकर आई वो कोई और नहीं, प्रिसिला थी, यानी कि प्रिसिला ही फिनिक्स की लीडर थी। हालांकि गैब्रियल उसे पहचानता नहीं था, मगर प्रिसिला ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, कैसे हो गैब्रियल? गैब्रियल हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? लेकिन प्रिसिला कुछ कह पाती उससे पहले ही विलियम के साथी वहां आ धमके और प्रिसिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद विलियम भी वहां पहुंच गया। उसने प्यार से प्रिसिला की लाश पर कफन डाल दिया। विलियम ने जिस प्रिसिला को दिल से चाहा था, अपने फर्ज के आगे उसने उसे भी नहीं बख्शा। इसके बाद विलियम अपने एक साथी के साथ प्रिसिला के घर की तलाशी लेने लगा। उन्हें वो सबूत चाहिए था जो फिनिक्स के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सके। तभी विलियम का ध्यान दीवार पर लगे एक पेंटिंग पर गया। उस पूरे घर में केवल एक ही पेंटिंग थी। विलियम के साथी ने जब उसे हटाकर देखा तो पीछे एक माइक छुपा हुआ था। उस माइक के तार उन्हें खुफिया कमरे तक ले आए, जहां प्रिसिला का लैपटॉप और कई सारे रिकॉर्डिंग टेप्स रखे हुए थे। उससे विलियम को फिनिक्स के सारे नेटवर्क का पता चल गया, पैट्रिक से लेकर उस अखबार में काम करने वाले आदमी तक। मगर पकड़े जाने से पहले ही उन सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। विलियम को खाली हाथ लौटना पड़ा। वापस हेडक्वार्टर लौटकर उसने ट्रांसलेटर के जरिए एलियंस से बातचीत की और उन्हें फिनिक्स ग्रुप के बारे में सब बता दिया। विलियम ने उन्हें बताया कि प्रिसिला पहले एक स्कूल टीचर हुआ करती थी, जिसने आगे चलकर फिनिक्स की शुरुआत की। उसने वैश्या का काम करते हुए बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से अपनी जान पहचान बढ़ाई। वो उन्हें बातों में फंसाकर उनके सीक्रेट्स उगलवा लेती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे अपना काम करवाती थी। विलियम ने कई बड़े अधिकारियों का बांडा फोड़ा जो प्रिसिला के क्लाइंट्स थे। उनमें शहर का कमिश्नर यूजीन भी शामिल था। उसी ने प्रिसिला को वो कोड दिया था जिससे फिनिक्स के लोग सर्विलेंस सिस्टम को हैक करके स्टेडियम में घुस पाए और वहां धमाका करने में कामयाब हुए। विलियम के इस खुलासे के बाद एलियंस ने उन सारे अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और विलियम के काम की सराहना करते हुए अब उसे शहर का नया कमिश्नर बना दिया गया। एलियंस ने विलियम को सारे सबूत लेकर क्लोज्ड जोन में आने का हुक्म दिया। एलियंस खुद सारे सबूतों की जांच करना चाहते थे। इसके साथ ही एलियन ने एक और बेरहम फैसला सुनाया। पिल्सन का वो पूरा इलाका जहां प्रिसिला रहा करती थी, रातों रात खाली कर दिया गया।
वहां के सारे बेबस लोगों को एलियंस ने जानवरों की तरह गुलाम बनाया और मजदूरी करने के लिए अपने प्लेनेट पर भेज दिया। उन अभागे लोगों की भीड़ में राफेल भी शामिल था। इस बड़े ऑपरेशन के बाद विलियम को तो प्रमोशन मिल गया, लेकिन गैब्रियल पूरी तरह टूट चुका था। अब इस दुनिया में ना उसका कोई अपना बचा था और ना ही जीने का कोई मकसद। वो मायूस होकर पिल्सन की वीरान गलियों से गुजर रहा था कि तभी विलियम की कार ने उसका रास्ता रोक लिया। विलियम ने उसे कार में बैठने का इशारा किया। गैब्रियल गुस्से से खौलता हुआ अंदर बैठ गया। विलियम ने शांत आवाज में कहा, मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हारा भाई जिंदा है। गैब्रियल ने चिढ़कर जवाब दिया, वो जिंदा नहीं, गुलाम है, और गुलामी मौत से भी बदतर होती है। विलियम ने सीधा सवाल दागा, सच सच बताओ, तुम भी राफेल के प्लान में शामिल थे ना? तुम्हारा असली मकसद क्या था? गैब्रियल ने झुंझलाते हुए कहा, राफेल का प्लान फेल हो चुका है, फिनिक्स खत्म हो चुका है, अब किसी का कोई मकसद नहीं बचा। तुम अब भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी विलियम ने उसे शक की निगाहों से देखा और एक ऐसी बात कही जिसने गैब्रियल के होश उड़ा दिए। उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लान का फेल होना ही असली प्लान था? गैब्रियल सन्न रह गया। तभी विलियम ने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। यह वो फोन था जो शुरुआत में प्रिस्सिला ने उसे तोहफे में दिया था। विलियम ने उसमें से मेमोरी कार्ड निकाला, गैब्रियल के हाथ में थमाया और बोला, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे गैब्रियल। इस मेमोरी कार्ड के साथ तुम्हें ठीक वही करना है जो तुम रोज अपने काम पर करते हो। इतना कहकर विलियम ने उसे कार से उतार दिया। दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। एक तरफ गैब्रियल सीधा अपने डेटा रिकवरी सेंटर पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ विलियम अपने हेडक्वार्टर लौट आया। वहां विलियम के नए कमिश्नर बनने का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बिना वक्त गवाए एलियंस के हैबिटेट में जाने की तैयारी करने लगा ताकि प्रिस्सिला से मिले वो सारे सबूत सीधे एलियंस को सौंप सके। इधर गैब्रियल ने अपने सिस्टम में उस मेमोरी कार्ड को लगाया। उसमें एक वीडियो फाइल थी। जैसे ही उसने वो वीडियो प्ले किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फुटेज किसी और की नहीं बल्कि खुद गैब्रियल की ही बेबी शावर की थी। उसमें उसके मॉम डैड बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनके साथ प्रिस्सिला और उसका पति भी वहां मौजूद थे। मगर गैब्रियल के होश तो तब उड़े जब उसने उस फुटेज में विलियम को देखा। वो सब एक साथ हंस मुस्कुरा रहे थे। यानी विलियम कोई गद्दार नहीं बल्कि उनके परिवार का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। गैब्रियल को अब पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ विलियम एलियंस के हैबिटेट में जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अंदर जाने से पहले उसकी कड़ी चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान विलियम के सूट के पीछे एक पल के लिए एक चमकती चीज दिखाई दी। वो कुछ और नहीं बल्कि एलियन का वही बायो वेपन यानी इनविजिबल बॉम्ब था। इसका मतलब एक ही था, फिनिक्स की लीडर प्रिस्सिला नहीं बल्कि विलियम ही था। दरअसल विलियम ने जानबूझकर फिनिक्स के सारे लोगों को मरवाया ताकि एलियंस का भरोसा जीत सके और कमिश्नर बन सके। और आज वो दिन आ चुका था। बॉम्ब लेकर वो सीधा एलियन हैबिटेट में जा घुसा और घुसते ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। एक भयंकर धमाका हुआ और एलियंस अपने हैबिटेट में ही हमेशा के लिए दफन हो गए। विलियम ने अपनी जान देकर अपना मिशन पूरा कर दिया था। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। विलियम और उसके साथियों ने बगावत की ऐसी चिंगारी भड़काई थी जिसने करोड़ों इंसानों के दिलों में आग भर दी। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि सही प्लान और एकता के साथ एलियंस को मिटाया जा सकता है। गैब्रियल भी अब यह सबक सीख चुका था। उसने अपने भाई की वो बात अपने दिल में उतार ली थी, एक माचिस जलाओ और युद्ध शुरू करो। उसने सिर पे कफन बांधकर इस बगावत को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे लोग अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़कर एकजुट होने लगे और एक बार फिर एलियंस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हुई। शिकागो से उठी ये आग अब पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। शिकागो की देखा देखी अब बाकी देशों में भी लोग एलियंस के खिलाफ खड़े हो चुके थे। इंसानियत अब जाग उठी थी और ये एलियंस के साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। दोस्तों, ये फिल्म कैप्टिव स्टेट हमें एलियंस की इस खौफनाक कहानी के जरिए असल दुनिया की एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। फिल्म कहती है कि आजादी हमेशा हथियार से नहीं छीनी जाती बल्कि कई बार ये डेटा और जानकारी पर कंट्रोल करके भी छीनी जाती है। आज हमारी दुनिया भी कुछ ऐसी होती जा रही है। हर तरफ सर्विलांस बढ़ रहा है। सरकारें हर नागरिक की हरकत पर नजर रख रही हैं।
ये टेक्नोलॉजी हमारी सुरक्षा से ज्यादा उन भ्रष्ट लोगों को फायदा पहुंचा रही है जो लोगों की आवाज को उठाने से पहले ही दबा देते हैं या सच में तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। फिल्म में दिखाए गए एलियंस कोई कल्पना नहीं, वे असल दुनिया की अमीर और ताकतवर शक्तियों का प्रतीक हैं, जिन्होंने धीरे धीरे सरकार, पुलिस और मीडिया तक को अपने प्रभाव में ले लिया है। ये संस्थाएं भी उनके साथ इसलिए खड़ी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें उन ताकतवर लोगों से सुविधा, सुरक्षा, पैसा और पावर मिलती है। लेकिन उनके कर्मों का फल गरीबों को भोगना पड़ता है। गरीब लोग आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने जीवन के संघर्ष में ही उलझे हुए हैं। अगर कोई आगे आने की हिम्मत भी करे तो समाज और कानून का डर उसकी हिम्मत तोड़ देता है। दोस्तों, एक सच ये भी है कि हम जिन खिलाड़ियों, अभिनेताओं और मशहूर चेहरों को अपना हीरो मानते हैं, वो केवल दिखावे के हीरोज हैं। असली हीरो तो वो लोग हैं जो बिना किसी पहचान, बिना किसी फायदे के देश में चल रहे भ्रष्टाचार, अन्याय और गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भले उनका नाम कभी अखबारों में ना आए, भले ही वे भीड़ में खोए रहें, लेकिन उनकी इंसानियत हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। ऐसे लोग किसी पर अत्याचार होते देख चुप नहीं रह सकते, देश को टूटते या बर्बाद होते देख नहीं सकते। इनके भीतर एक आग होती है जो उन्हें खड़े होने के लिए मजबूर करती है। और दोस्तों, ये गुण किसी एक इंसान की खासियत नहीं है, ये ताकत हम सब के अंदर होती है। आप, मैं और हम सब ऐसे ही हीरो बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल बड़ा काम किया जाए, बस अपनी जिम्मेदारी समझना होती है। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, अपने घर के साथ साथ अपने शहर, अपने मोहल्लों का ध्यान रखना, सफाई करना, गलत होते देखकर चुप न रहना और जहां कोई मजबूर दिखे वहां इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ा देना। बस यही है वो छोटी सी चिंगारी जिससे देश में एक बड़ी क्रांति आ सकती है। इसी संदेश के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।